को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, किस तरह के निवेश विकल्प हैं। मुख्य तौर पे यहाँ पर बात हो रही है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, और साथ ही म्यूचुअल फंड्स की जो रिटायरमेंट स्कीम्स आती हैं, इनकी अगर तुलना की जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद क्या है, और रिटायरमेंट जैसे गोल के लिए आपको कहाँ कहाँ निवेश कर लेना चाहिए। कीर्तन शाह, फाउंडर CEO क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर, मेरे साथ जुड़ गए हैं। कीर्तन, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और जो एम्फी का लेटेस्ट डेटा आया है, मेरे ख्याल से चर्चा में उसी के साथ शुरू करना चाहूँगी, जहाँ पर ये कहा गया है कि रिटायरमेंट सेविंग्स फंड्स जो हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस लॉन्च करते हैं, इस कैटेगरी ने पिछले 5 साल में लगभग 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और जबकि अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात कहें, जिसको लेकर लोकप्रियता शायद ज़्यादा है, समझ भी लोगों में ज़्यादा है और दिलचस्पी इस प्रोडक्ट को समझने में शायद ज़्यादा होगी लोगों की, 7.4 से 8.7% के आसपास का रिटर्न दिया गया है। कुछ रिटायरमेंट स्कीम्स जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस लॉन्च करती हैं, उनका कैलकुलेशन और उनके रिटर्न को यहाँ पर कंपेयर की गई है। दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं निवेश करने के लिहाज से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि जो रिटायरमेंट स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए जो लॉन्च होती हैं, वो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से ज़्यादा कमाई करके देती हैं। अब ये पूरा कैलकुलेशन और इस रिपोर्ट में क्या क्या हाईलाइटेड है बातें, वो हमको पहले बताएं कीर्तन। कविता जी, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जानना ये ज़रूरी है कि जब हम रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स की म्यूचुअल फंड के द्वारा बात कर रहे हैं या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ही एक दूसरे से अलग अलग है। ऑफ कोर्स, अगर आप रिटायरमेंट फंड्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए उसमें जो एम्फी रिपोर्ट में बातें की जा रही है वो इक्विटी फंड की है, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक फिक्स्ड इनकम विकल्प है। यानी आप उन दोनों को एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप एम्फी की रिपोर्ट देखें तो उसमें ये कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि रिटायरमेंट में आपके पास 3 अलग अलग टाइप के फंड्स हैं, फंड के ऑप्शंस है जिसको आप चूज़ कर सकते हो। तो मान लीजिए, अगर आपने किसी एक निपॉन का, यूटीआई का, एचडीएफसी का कोई भी एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान ले लिया है, तो इनमें से काफ़ी फंड्स आपको प्योर इक्विटी, इक्विटी हाइब्रिड या डेट हाइब्रिड, इन तीनों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं। अब पर आप किसी भी 3 में से एक कैटेगरी को ले लीजिए, उसमें इक्विटी कंपोनेंट थोड़ा सा तो रहेगा। अगर आप प्योर इक्विटी प्लान ले लेते तो 80 से 100% इक्विटी है। अगर आप इक्विटी हाइब्रिड ले लेते तो 40 से 60% इक्विटी है, और डेट हाइब्रिड में भी थोड़ा सा इक्विटी है। तो देखिए, सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि जब हम रिटर्न्स कंपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों एसेट क्लासेस एकदम अलग हैं। ऑफ कोर्स, पिछले 5 सालों में अगर आप देखें, मार्केट्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वी आर वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाइज राइट नाउ। और इन फंड्स ने डेफिनेटली उस नज़रिए से या उस मार्केट के परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के इन फंड्स ने डेफिनेटली अच्छा किया ही है। पर अगर बात रहती है कि एज एन इन्वेस्टर आपको क्या चूज़ करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैटेगोरिकली डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आपके रिस्क प्रोफाइल्स क्या है, और आप रिटायरमेंट से कितना नज़दीक है और कितना रिस्क ले सकते हैं। तो डेफिनेटली फंड्स के परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं, मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा किया है, जिसकी वजह से भी फंड्स के परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं। इन एएमसीज जो ये फंड्स मैनेज कर रही है, उनको भी थोड़ा सा क्रेडिट जाएगा, पर डायरेक्टली किसी भी एक दूसरी प्रोडक्ट को जो इक्विटी में निवेश नहीं करता, उसको इस प्रोडक्ट से कंपेयर करना थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि एम्फी रिपोर्ट में जो रिटर्न्स की बात की जा रही है वो इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की है। कविता जी, तो यहाँ पर जब तुलना की जा रही है और हम सीनियर सेविंग स्कीम की बात कर रहे हैं, कोई अगर बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहता है, तब मेरे ख्याल से इसकी ओर देखा जा सकता है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है सेविंग्स के अंदर भी, यानी रिटायरमेंट प्लान्स के अंदर भी। एक है इक्विटी, एक है इक्विटी हाइब्रिड, और तीसरा है डेट हाइब्रिड। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप डेट हाइब्रिड फंड्स पे फोकस कर सकते हैं, जिसमें इक्विटी का कंपोनेंट काफ़ी कम है। तो जब आप उसमें निवेश करते हैं, क्योंकि इक्विटी का कंपोनेंट काफ़ी कम है, तो उस स्कीम की वॉलिटिलिटी काफ़ी कम हो जाती है वर्सेस जो रिटर्न्स हमने अभी बात की जो एक इक्विटी फंड्स के हैं। तो एज एन इन्वेस्टर, अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप डेट हाइब्रिड वाली जो कैटेगरी है रिटायरमेंट फंड्स में, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। पर देखिए, आपको ये समझना होगा कि ये रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड है।
यानी जिन डेट और इक्विटी प्रोडक्ट्स में वो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करेंगे और उनमें से जो रिटर्न निकलेगा वो मार्केट से रिलेटेड होगा और वो रिटर्न आपको मिलेगा, अनलाइक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसमें आपको एक गारंटीड रिटर्न दे दिया जाता है जो आपको 5 साल तक मिलता है। तो ये एक बहुत ही डिस्टिंक्ट डिफरेंस है जो इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा। हाँ, इसमें फायदा ये हो सकता है क्योंकि मार्केट लिंक्ड है रिटायरमेंट फंड्स, तो माना ये जाता है कि फंड मैनेजर के पास थोड़ी सी जानकारी ज्यादा है, उसे समझता ज्यादा है, तो वो फंड्स को काफी अच्छी तरीके से मैनेज करके मार्केट में वॉलेटिलिटी से आपको बचाकर रिटर्न ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे। पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में उसके सामने एक प्रॉब्लम ये है कि देखिए लंबे समय तक अगर आपके पास 5 साल 10 साल है तो ठीक है, पर अगर आप लंबे समय तक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्रोडक्ट को यूज करने वाले आपके रिटायरमेंट सेविंग के लिए, तो आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। तो आज से 10 साल पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रिटर्न्स आज से काफी ज्यादा थे और आज कम है, और शायद आज से 10 साल बाद और कम हो जाएंगे। तो जब आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए और टाइम से चलते मुझे ऐसा लग रहा है उसमें रिटर्न गिरने की उम्मीद या एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। जबकि आपको डेट हाइब्रिड जो कैटेगरी है रिटायरमेंट फंड में, उसमें मार्केट लिंक रिटर्न मिल सकते हैं जो शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। टैक्स की बचत कहाँ पर कैसे होगी? टैक्स तो एटीसी का एडवांटेज तो आपको रिटायरमेंट फंड में मिलता है कविता जी, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें दूसरा एक प्रॉब्लम समझने की ये बात है कि आपको देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक या दो स्पेशल प्रोविजंस के अलावा ये 5 साल के लिए लॉक इन है, तो आप 5 साल के लिए 5 साल के पहले पैसे नहीं निकाल सकते। सिमिलरली रिटायरमेंट फंड्स में भी आप 5 साल का लॉक इन है, उसके पहले पैसे नहीं निकाल सकते। पर उसमें काफी फंड्स में ये दूसरा भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप 5 साल के बाद भी पैसा अगर निकालना चाहे रिटायरमेंट के पहले, तो आपको शायद थोड़ा सा एक एग्जिट लोड भरना पड़ सकता है। तो रिटायरमेंट फंड में आपकी पास थोड़ी सी लिक्विडिटी आ सकती है पर आपको एग्जिट लोड भरना पड़ेगा। पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपका पैसा मोटा मोटा स्पेशल सिचुएशन छोड़कर 5 साल तक लॉक हो जाएगा। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो दोनों में टैक्स में आपको एडवांटेज काफी सिमिलर सा है, और एग्जिट लोड आपको रिटायरमेंट फंड्स में किसी एक आध कैटेगरी में किसी एक एएमसी में एग्जिट लोड है, सब में होना होगा ये जरूरी नहीं है, पर एक आध एएमसी है जिसमें आपको एग्जिट लोड भी है, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप इन दोनों स्कीम्स को कंपेयर कर रहे हैं एग्जिट लोड्स और टैक्सेस पे कविता जी। और ऐसे में अगर रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य की हम बात करें तो आइडियली किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आप भरोसा जता सकते हैं, या आपको लगता है कि आप लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड्स में ही डाल दीजिए तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? कविता जी, मैं थोड़ा सा लेटर वाला आपने जो कहा उस पर ज्यादा बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास कम से कम 8-10 साल का समय है रिटायरमेंट को लेकर, तो आपको और थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट है, तो आपको शायद फायदा इसमें होगा कि आप थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर हो वैसे प्रोडक्ट में अगर आप पैसा लगाएं, तो आपका रिटर्न पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा हो सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन इन्वेस्टर आपको दो चीजों का ध्यान डेफिनेटली रखना है। आपके पास एक थोड़ी सी अवधि लंबी होनी चाहिए और आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा डिसेंट सा होना चाहिए कि आप इक्विटी की थोड़ी सी वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब कर पाए। अगर आप ये कर सकते तो मुझे कोई रीजन नहीं लगता कि आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में क्यों रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहिए। तो आपके पास जितना ज्यादा समय है रिटायरमेंट तक, उतना ज्यादा एक्सपोजर अगर आप इक्विटी में रखेंगे तो ज्यादा कॉर्पस जमा कर पाएंगे रिटायरमेंट तक। और इसमें दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है कविता जी कि आप जब रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचे, जब अगर आप म्यूचुअल फंड्स को यूज कर रिटायरमेंट सेविंग्स करने वाले, तो आप जैसे ही रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचे 18 महीना या 2 साल रिटायरमेंट के पहले, पैसा अपना इक्विटी से निकाल कर धीरे धीरे करके फिक्स्ड इनकम में एलोकेट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये हो सकता है कि आप अगले पिछले 15 साल 20 सालों से पैसा सेव कर रहे हैं आपके रिटायरमेंट के लिए, और जैसे ही आप रिटायरमेंट के नजदीक आए और आपको जब पैसे की जरूरत है तो शायद मार्केट्स नेगेटिव है और गिर जाते हैं, तो शायद आपके पूरे अक्यूमुलेटेड कॉर्पस पे थोड़ा सा एक आपको हल्का सा झटका लग सकता है। तो आप अपने गोल के रिटायरमेंट के जितने नजदीक आएंगे उतना इक्विटी कंपोनेंट कम करके फिक्स्ड इनकम में
निवेश बढ़ाते जाइए, उससे शायद वॉलेटिलिटी और कम हो जाएगी आपके पोर्टफोलियो में। चलिए, काफ़ी विस्तार से हमने इस पर बात कर ली है, लेकिन कीर्तन आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है दर्शकों से जुड़ने का और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल लेने का। मेरे पास फ़ोन लाइन पर हरीश प्रजापति। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरात भरूच से बोल रहा हूँ। ओके। गुजरात। जी जी जी। चलिए, आपके पोर्टफोलियो में आपने यहाँ पर 4 फंड्स में एसआईपी शुरू रखी है। क्या? कितना इकट्ठा करना है आपको? 1.5 करोड़ 12 से 15 साल में आप कह रहे हैं, और इसमें से 3 एसआईपी में 3 फंड हाउसेस में आपको 5 साल हो गए हैं निवेश करके, 3 स्कीम्स में। ठीक है। डायरेक्ट है तो यानी आपने खुद निवेश किया है, आपने खुद ये फंड्स को डिसाइड किया अपने लिए? हाँ मैंने खुद डिसाइड किया है। ऑलराइट। कीर्तन? देखिए, मेरे पास जो क्वेश्चन है इनका, उसके हिसाब से ये ऑलरेडी कुछ 3 फंड्स में पिछले 5 सालों से निवेश कर रहे हैं। तो अगर मैं ये अज्यूम भी करूं कि आप जो 3 फंड्स में 2-2 हज़ार रुपये पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप महीने की 6,000 की एसआईपी कर रहे थे पिछले 5 सालों से, तो तकरीबन आपके पास 5 लाख रुपए तक का कॉर्पस इकट्ठा हो गया होगा ऑलरेडी। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपके पास ऑलरेडी 5 लाख का कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है इस निवेश के द्वारा, और आपको 1.5 करोड़ रुपए पहुंचने हैं अगले 15 सालों में, तो आपको तकरीबन 25,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी इस गोल को रीच करने के लिए। तो मैं अजम्पशंस में ये ले रहा हूँ कि आपने जो 2,000 रुपए की एसआईपी की है 3 फंड्स में, यानी 6,000 रुपए की, वो अब तक 5 सालों में तकरीबन 5 लाख के आजू बाजू आ गया होगा। तो आपके पास ऑलरेडी 5 लाख रुपए है, आपको 1.5 करोड़ रुपए चाहिए अगले 15 सालों में, और अगर आप 12% तक का रिटर्न अज्यूम करें तो आपको 25,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी हर महीना उस गोल को रीच करने के लिए। अब अगर मैं आपके पोर्टफोलियो की बात करूं तो 2-3 सजेशंस है आपके पोर्टफोलियो पे। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एबीएसएल प्योर वैल्यू फंड एग्जिट करना चाहिए, आपको निपॉन मल्टी कैप फंड एग्जिट करना चाहिए। आप बाकी के 2 फंड्स कंटिन्यू कर सकते हैं, पर 2 दूसरे फंड्स ऐड कर लीजिए। तो आप एक कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड और एक्सिस मिड कैप, ये अगर आप फंड्स ऐड कर लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो जो फिलहाल है उससे काफ़ी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाला पोर्टफोलियो ये बन सकता है। और क्योंकि आपके पास 15 साल का टाइम पीरियड है, इसलिए मैंने एक मिड कैप फंड भी एलोकेट कर दिया है। हालांकि आप मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें तो मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन हो ही रहा है, पर क्योंकि मैंने आपको एक मल्टी कैप फंड कम करने बोला था, इसलिए थोड़ा सा एक मिड कैप का एलोकेशन एक्सिस मिड कैप के थ्रू ऐड कर दिया। हरीश जी, कोई सवाल पूछना है आपको कीर्तन से? मैम अभी जो समझना था मैंने समझ लिया। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अजहर का सवाल मैं लूँगी कीर्तन, और इन्होंने जो है कॉर्पस खड़ा करना है लगभग 2.5 करोड़ का 15 से 20 साल में, बेटे और बेटे की पढ़ाई और शादी का लक्ष्य है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, एसबीआई का मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा कॉन्ड स्मॉल कैप, पीजीएम इंडिया मिड कैप कॉन्ड का स्मॉल कैप, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप इनके पास है। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो थोड़ा सा ओवरलैप हुआ है इनका पीजीएम फ्लेक्सी कैप और मिड कैप में, पर चलिए, ये इनका फिलहाल पोर्टफोलियो है। पूछ रहे हैं फंड सिलेक्शन कैसा है। अजहर जी, देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं 20 साल में, और सेम अजम्पशन लूंगा कि आप 12% तक का रिटर्न निकाल पाएंगे, तो आपको तकरीबन 27,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो 27,000 रुपये अगर आप हर महीना अगले 20 सालों के लिए निवेश करेंगे और 12% तक का रिटर्न निकल जाता है, तो आपका 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो मोटा मोटा बन सकता है वहाँ पर। अब आपके अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले, आपने यहाँ क्वेश्चन में लिखा था कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इसलिए आपने ज़्यादा एलोकेशन मिड कैप स्मॉल कैप में रखा है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एलोकेशन
मिड कैप स्मॉल कैप में आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रख रहे, वो बात ठीक है, पर आपको एक थोड़ा सा एलोकेशन मुझे ऐसा लग रहा है लार्ज कैप में भी रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल स्मॉल कैप मिड कैप्स अच्छा परफॉर्म करें। लार्ज कैप से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपको पोर्टफोलियो में मिल सकता है। तो सलाह ये है कि एक लार्ज कैप फंड पॉसिबल है तो अगर ऐड कर दीजिए। दूसरा, आपके पास काफ़ी सारे फंड्स हैं और एक ही मार्केट कैप में बहुत सारे अलग अलग फंड्स हैं, तो एक उस पे मैं आपको सलाह ये देना चाहूँगा कि थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिए। आपके फंड्स में ओवरलैप कम है, पर मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा ड्यूप्लीकेशंस हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, क्योंकि आप एक रिस्क टेकर है, एक थोड़ा सा फोकस्ड पोर्टफोलियो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा वर्सेस इतने सारे फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन। तो मेरी सलाह होगी कि आप अपने फंड्स में से एसबीआई मल्टी कैप, पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप और टाटा स्मॉल कैप, ये तीन को अगर आप एग्जिट कर देंगे तो बचा हुआ पोर्टफोलियो आपके आज के पोर्टफोलियो से काफ़ी अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप डिवीजन और ओवरलैप्स और स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के एंगल से। तो ये तीन फंड्स एग्जिट कर दीजिए, बाकी के फंड्स आप कैरी कीजिए, वो अच्छे। चलिए, अंशुल सिंघानिया मेरे साथ क्या फोन लाइन पर हैं? अंशुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। कहाँ से बोल रहे हैं? बोकारो, झारखंड। पहला निवेश है सर आपका ये? हाँ जी मैम। चलिए, 10,000 रुपये इनको निवेश करने हैं कीर्तन, और 20 साल के लिए ये निवेश करना चाहते हैं। 20 साल में अपनी राशि को बढ़ाएंगे क्या अंशुल? नहीं मैम, वो फिक्स रहेगा 10,000 रुपीज। उसको कैसे एलोकेट करें वो मेरे को जानना है। अगर बढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं, उसको फिक्स रखेंगे 20 ईयर्स के। और कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है 20 साल में? आप कितना इकट्ठा करना चाहते हैं इस निवेश से? कोई वैसा पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है, मेरा ये है कि मैक्सिमम जिसमें हो जाए इन्वेस्ट करने से म्यूचुअल फंड में। कीर्तन, 10,000 रुपीज हर महीना ये कह रहे हैं निवेश करेंगे, और शायद बढ़ाने की भी इनकी मंशा नहीं है। तो अब ऐसे में फिलहाल इन्हें आइडिया नहीं है कि क्या कॉर्पस इकट्ठा करना है। मेरे ख्याल से बस ये एक इन्वेस्टमेंट या सेविंग की आदत डालना चाहते हैं। क्या ये सही तरीका है? देखिए अंशुल जी, मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। अब कितनी एसआईपी करनी चाहिए और वो एसआईपी से आपको कितना फायदा होगा, ये कैटेगोरिकली डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, आज आप सोच रहे हैं कि 10,000 रुपये की आप एसआईपी करेंगे, शायद आज के आपके खर्चों को ध्यान में रखकर और आज की आपकी इनकम को ध्यान में रखकर। पर शायद मेरा ये मानना है कि आप जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 5 साल 10 साल बाद आपकी इनकम भी बढ़ेगी और थोड़े से खर्चे भी बढ़ेंगे, पर आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस, जो पैसा आप निवेश कर सकते हैं, वो बढ़ेगा शायद, राइट? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेगी और आपके शायद एस्पिरेशंस भी बढ़ेंगे। तो आज अगर आपके पास ये थॉट दिमाग में नहीं है कि आप आगे जाकर कितना बढ़ा पाएंगे, तो आपको स्टेप अप एसआईपी करके कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान में रखना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है स्टेप अप एसआईपी आपके लिए परफेक्ट होगा। जब भी आपका मन करे आप वो कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि आज आप 10,000 रुपये से शुरू कीजिए, पर अगर आपको ऐसा लगे कि अगले साल आपकी इनकम बढ़ गई है और एक्सपेंसेस उतनी तेजी से नहीं बढ़े, तो आप अपनी एसआईपी को 500 रुपये बढ़ा दीजिए, राइट? ऐसे ही हर साल करते करते अगर आप 5% से भी आपकी एसआईपी बढ़ाएंगे तो आपके अल्टीमेट कॉर्पस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो अगर पॉसिबल हो अगले साल तो एसआईपी को बढ़ाइएगा। स्टेप अप एसआईपी इसका नाम है, इसे याद रखिएगा। अगर आपको आज 10,000 रुपये निवेश करना है तो मुझे ऐसा लग रहा है 3 फंड्स में निवेश कीजिए, इक्वली डिवाइड करने की ट्राई कीजिए। मेरा लार्ज कैप, कोटक इमर्जिंग और क्वांट स्मॉल कैप। क्योंकि आपने कहा कि आपके पास 20 साल का इन्वेस्टेबल हॉराइजन है, इसलिए मैंने आपको मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा एलोकेशन दिया है। हाँ, शायद आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है आपके लिए, पर मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता था। पर अगर आपके पास 20 साल का समय है तो ये 3 फंड्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं। ऑलराइट अंशुल, ऑल द बेस्ट। प्रजापति विशाल मेरे साथ फोन लाइन पर है।
नमस्कार। हाय कविता जी। हाय, गुड इवनिंग। आपका पोर्टफोलियो आपने भेजा है और अच्छी बात है, आपने काफ़ी डिटेल तरीके से और तमाम गोल प्लानिंग की है आपने बहुत बढ़िया तरीके से, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और बाकी दर्शकों को भी शायद आपके पोर्टफोलियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आपके सवाल भी काफ़ी डिटेल्ड हैं। जो आपने सवाल भेजे हैं, इसके अलावा और कोई आपके जहन में जो अभी आया हो? मुझे सिर्फ आई हैव जस्ट एक मिस पॉइंट कर दिया मैंने। आई वांटेड टू ऐड ELSS फंड एज वेल इनटू माय पोर्टफोलियो। तो ये 4 जो फंड है उनमें से मुझे किसी को रिप्लेस करना है या आई शुड ऐड वन मोर फंड? टैक्स सेविंग के लिए ना? टैक्स सेविंग के लिए, टैक्स सेवर फंड, राइट? ठीक, ओके। कीर्तन? आई थिंक प्रजापति जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत कम ऐसे पोर्टफोलियो आते हैं जिसमें कोई या बहुत कम चेंजेस होते हैं। आपका पोर्टफोलियो उनमें से एक है। आपने बहुत अच्छे से और बहुत ही प्रूडेंटली फंड सिलेक्शन किया हुआ है। कोई रिकमेंडेशन मेरे एंड से फंड सिलेक्शन पे नहीं है। आप अपना पोर्टफोलियो जैसा है वैसा कंटिन्यू कीजिए। बहुत अच्छा काम किया आपने खुद ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एक सलाह देना चाहूँगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। मुझे नहीं पता है कि ऑफ कोर्स आपने बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको लंबे समय के लिए पैसा निवेश करना है, पर क्योंकि आपने स्मॉल कैप में भी एलोकेशन लेके रखा है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि इस पोर्टफोलियो को कम से कम 8 साल तक इन्वेस्टेड रहे, तो आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि जब आप स्मॉल कैप में पैसा निवेश करते हो तो आपको 7-8 साल का समय तो मिनिमम चाहिए। तो पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 8 साल का मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए आपको। अब आपने दो गोल्स के बारे में चर्चा की है यहाँ पर। एक रिटायरमेंट के बारे में, जो आपको 4 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं 60 साल की एज तक, और आपने ये स्पेसिफाई भी किया कि आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में है उसमें आपने 20 लाख रुपए ऑलरेडी इकट्ठा कर लिए हैं। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि आपके पास ऑलरेडी 20 लाख रुपए है और आपको अगले 31 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, तो आपको 12% के अजम्पशन पे तकरीबन 15,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। तो 20 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी है, आप 15,000 रुपए की SIP अगर हर महीना करेंगे तो 31 ईयर्स में तकरीबन 4 करोड़ तक का कॉर्पस आपका इकट्ठा हो जाएगा। आपने दूसरा गोल कहा था चाइल्ड एजुकेशन। अब चाइल्ड एजुकेशन में भी आपके पास 18 साल है, और 18 साल में आपको 1 करोड़ रुपया जो इकट्ठा करना है उसके लिए आपको 15,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। तो आपका, अगर मैं 20 लाख रुपया 14,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। तो आज का अगर आपका एग्जिस्टिंग 20 लाख रुपया अगर मैं इंक्लूड कर लूँ तो आपको तकरीबन 29,000 रुपीज़ की SIP करनी पड़ेगी दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए। और आपके पास जो भी पैसा है लमसम, अगर राइट, जो आपने डायरेक्ट इक्विटी में रखा हुआ है जिसे आप म्यूचुअल फंड्स में मूव करना चाहते हो, उसे आप STP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में डिप्लॉय कर दीजिए। तो एक साथ पूरा पैसा लमसम ना इन्वेस्ट करें, आप वीकली STP कर दीजिए। तो पहले लिक्विड फंड में पैसा डाल दीजिए, उसमें से अगले 6 महीने तक वीकली STP कर दीजिए, तो आप मार्केट को टाइम करने की गलती नहीं करेंगे। और अगले 6 महीने में हर हफ्ता जब पैसा लिक्विड फंड से इक्विटी में चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो एक अच्छा एवरेज आउट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपने इनको सवाल का जवाब दे तो दिया है, लेकिन फिर भी कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं कीर्तन से? ये जो मेरा जो डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो है 20 लाख का, उसको मैं लिक्विडेट करके इक्वल प्रोपोर्शन में ही ये चारों फंड में इन्वेस्ट करूं या उसमें प्रोपोर्शन मुझे वेरी करना रहेगा? नहीं प्रजापति, आई एम ऑफ एन ओपिनियन कि आपको इक्वल पोर्टफोलियो ही रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करेगा। तो सही बैलेंस मेरे हिसाब से यही होगा कि अगर आप इक्वली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन स्प्रेड कर दे, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू अ गुड जॉब। विशाल, और कोई सवाल? नो, थैंक्स कविता जी, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड।
ऑलराइट, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। और चलिए शो का आखिरी सवाल भी ले लेते हैं सुशील कुमार का, और इनकी डिटेल्स आपके पास है। HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग और निप्पॉन स्मॉल कैप है। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने स्टेप अप भी फंड्स में जारी किया हुआ है, और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को लार्ज मिड और स्मॉल कैप में निवेश किया है। ये रणनीति इन्होंने अपनी अपनाई है। बताइए, घर खरीदना है और रिटायरमेंट कॉर्पस भी। ओके, सो ये वाला पोर्टफोलियो देखकर एक ही चेंज है कविता जी मेरे एंड से। मुझे ऐसा लग रहा है कि निवेशक को SBI कॉन्ट्रा फंड कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उसमें लार्ज कैप एलोकेशन है और एक थोड़ा सा वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। और उन्हें कोटक इमर्जिंग जो मिड कैप पे फोकस करते हैं और निप्पॉन स्मॉल कैप जो स्मॉल कैप पे फोकस करता है, ये दोनों फंड्स बहुत अच्छे हैं और इन दोनों फंड्स को कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंगली वो तीनों फंड्स में स्टेप अप भी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि HDFC फ्लेक्सी कैप एक बहुत कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपने लार्ज मिड स्मॉल तीनों को कवर कर लिया है। तीनों फंड्स अच्छे हैं, इनकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी एक दूसरे से अलग अलग है, तो एक काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप से एग्जिट हो जाएंगे और बाकी तीन फंड्स को कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। कीर्तन, बताइए क्या है आपका आज का गुरु मंत्र? कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन इन्वेस्टर हम कोशिश ये करते हैं कि हम बेस्ट फंड्स में निवेश करें, सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल जाए हमें, ऐसे किसी एक फंड्स में पैसा लगाने की कोशिश करें। पर मुझे ऐसा लग रहा है जब आप निवेश करते हो तो मोस्ट इन्वेस्टर्स को कौन सा सही फंड है और क्या आज से वो 20 साल तक सही फंड रहेगा, इसकी परख करना मुश्किल है। कब चेंज करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, टाइमिंग उनके लिए डिफिकल्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है एज अ इन्वेस्टर आपके हाथ में एक ही चीज़ है जिसकी वजह से आप रिटर्न्स कम करके रिस्क कम करके आपके रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं, वो है समय। मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो आपके हाथ में है उस पर अगर आप फोकस करें और इन्वेस्टमेंट में जितने ज़्यादा समय तक निवेश कर सके, आप ऑटोमेटिकली उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम कर रिटर्न बढ़ा पाएंगे। तो जो आपके हाथ में है उस पर फोकस कीजिए, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स के पीछे मत भागिए। चलिए कीर्तन, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की। धन्यवाद। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पे छोड़े जा रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और यहाँ पर अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमारे शो देख सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालिए और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे।